नमस्कार, मैं रामजी यादव और मैं बनारस में हूँ। यहाँ से एक पत्रिका निकलती है गांव के लोग, जिसका मैं संपादक हूँ। हिंदी का कहानीकार हूँ और वृत्त चित्र मैंने बहुत सारे बनाए हैं। आज 31 जुलाई 2020 को शिवपुर के कादीपुर इलाके में मेरे घर पर डॉक्टर के.एल. सुनकर सौमित्र, जो कि हिंदी के जाने माने गज़लकार हैं और कवि हैं, आलोचक हैं, बहुत प्रखर आलोचक हैं, और उनकी आलोचना की धार को जब हम समझते हैं तो बहुजन वैचारिकी में उनकी एक बहुत गहरी पैठ और समझ है, जिसके आधार पर वो चीज़ों को देखते हैं। आज हम सब लोग जुटे हैं, अपर्णा जी साथ में हमारे सामने हैं और आलोक हैं। सारे लोगों ने कहा कि क्यों न घर के स्तर पर प्रेमचंद को याद किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा तो प्रेमचंद को घर के ही स्तर पर पहले, बाद में भले ही पढ़ाई सांस्थानिक हुई हो, लेकिन शुरुआत तो हमारी ऐसे ही हुई, औपचारिक रूप से। तो आज जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी 31 जुलाई आती है तो एक वैचारिक गर्मजोशी का माहौल बनता है बनारस में, ख़ास तौर से क्योंकि लम्ही में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। और उसके अलावा देश भर में तमाम सारे विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में और संस्थाओं के द्वारा प्रेमचंद को याद किया जाता है। उनके विभिन्न पहलुओं पर बात की जाती है। प्रेमचंद पर कोई बात करने की कमी नहीं है। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने बल्कि प्रेमचंद की आलोचनाएं की हैं, उनकी प्रशंसा की है। प्रेमचंद हमारे जहन से छूटते नहीं। वे हमारे एक ऐसे पूर्वज लेखक हैं जिनके बगैर हमारा काम भी नहीं चलता, लेकिन उनको जस का तस स्वीकारना भी हमारी चेतना को गवारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे सारे लेखक, दुनिया के बड़े से बड़े लेखक किसी एक पक्ष को लेकर वो बहुत महान होते हैं, तो दूसरे पक्ष को लेकर निश्चित रूप से उनकी सामान्यता या उनकी समझ की सीमा हमको उन पर नए तरीके से सोचने को विवश करती है। लेकिन क्या हम उनको ठोंक पीट कर अपने ज़माने में ही ले आने की बात करें, यही उनकी समकालीनता है, या फिर हम उनको उनके ऐतिहासिक दौर में उनके कृतित्व को याद करते हुए उनके महत्व को समझें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रेमचंद को लेकर भी ऐसा है। प्रेमचंद सबसे ज़्यादा डॉक्टर धर्मवीर और दूसरे दलित लेखकों द्वारा जो उनकी आलोचनाएं हुई, वे इसलिए कि दलित जीवन के चित्रण को लेकर प्रेमचंद का रवैया बहुत ही माने हल्का, और कई जगहों पर तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद आग्रह से भरपूर थे। हम देखते हैं कि प्रेमचंद कंपोजिट सोसाइटी के बड़े महान चितेरे हैं, जिन्होंने हमारी भावनात्मकता को, हमारे वैचारिक उहापोह को अपनी कहानियों का केंद्र बनाया और उसको एक ऐसी ऊंचाई दी उन्होंने। प्रेमचंद के उपन्यास, भारतीय जीवन, ख़ास तौर से किसानों और मज़दूरों को लेकर उनका जो लेखन है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस दौर में प्रेमचंद लिख रहे थे, उसमें ये सारे सवाल, साहित्य के सवाल लगभग नहीं के बराबर थे। हम जानते हैं कि प्रेमचंद को जब हम देखते हैं तो प्रेमचंद की कहानियाँ पंच परमेश्वर या लाग डांट या कफन या और तमाम सारी जो कहानियाँ हैं, उनकी जुलूस है, या फिर उनकी और कहानियाँ, मंत्र है, मंत्र जैसी कहानी जो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी इसलिए है कि उसमें मनुष्य अपने सर्वश्रेष्ठ को किस तरीके से, जो सर्वहारा मनुष्य है, वो अपना सर्वश्रेष्ठ समाज के हित में, मानवीयता के हित में वो लगा देता है। प्रेमचंद की मंत्र नाम से एक और कहानी है, जो एक उत्तर भारत के स्वयंसेवक और प्रचारक दक्षिण भारत में जाने की कहानी है। वे लोग हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं और जाति व्यवस्था और तमाम सारी चीज़ों को वो बनाए रखना चाहते हैं, लोगों के बीच में वो श्रेष्ठता का प्रचार करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब दक्षिण में प्लेग फैलता है तो उनके साथ के सारे लोग जो है भाग खड़े होते हैं और वे अकेले बच जाते हैं। उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं होता, और उनकी सेवा करने वाला जो परिवार जिसने उनको बचाया, वो
एक स्वच्छकार परिवार है, सफाई कर्मी का एक परिवार है, और वहाँ उनकी इतनी सेवा की गई कि उनकी जान बच गई। लेकिन उसके साथ साथ ये हुआ कि संक्रमण फैला और उस परिवार के भी कुछ लोग उसमें माने उसके शिकार हुए। तब वो जो स्वयंसेवक महोदय शास्त्री जी हैं, वो सोचते हैं कि क्या किया जाए, यहाँ से भाग जाया जाए या फिर क्या किया जाए। बहुत उहापोह में वो सोचते हैं कि देखिए हमारे साथ जो बड़े उद्देश्य के साथ, राजनीतिक उद्देश्य के साथ आए थे, वे सारे लोग यहाँ से चले गए हमको छोड़कर। उन्होंने हमारी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं की। इसका मतलब हमारा उनका कोई मानवीय रिश्ता नहीं था। जहाँ मानवीय रिश्ता ही गड़बड़ हो, वहाँ वैचारिक रिश्ता किस तरीके से मजबूत हो सकता है। हमारी जान जिन्होंने बचाई, हम उनको अपने से नीच समझते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह किए बगैर कि उनको भी इस रोग का शिकार होना पड़ सकता है, वे हमको अपने घर में ले गए और हमारी सेवा की उन्होंने। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इंसानियत को बचाने के लिए हम माने इस चीज़ को फिर से जो है उस मेयार को हम रखें, हम उनकी सेवा करें, और इस तरीके से वो सेवा करने लगते हैं उनकी। एक प्रसंग के तहत उनकी दवा के लिए वे एक शहर में जाते हैं और इस दुकान पर जाते हैं। वह सोचता है कि यह सज्जन जो यहाँ आए हैं वो तो बहुत पढ़े लिखे मालूम होते हैं, और उनसे पूछता है वो तमाम सारी चीज़ों के लिए। वो सोचते हैं कि उससे अपना परिचय दें और बताएं कि वो शास्त्री हैं जो दक्षिण भारत में हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यह परिचय ठीक नहीं होगा। उन्होंने दवा ली। उन्होंने सोचा कि शायद इससे मुझे कुछ दवा में छूट हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, सहूलियत मिल जाएगी। लेकिन ये आदमी फिर हमको कहेगा कि क्या आपको भंगी ही मिले हैं जिनकी सेवा आप कर रहे हैं, तो ये बात तो ठीक नहीं होगी। जिन्होंने हमारी ज़िंदगी बचाई, जो हमारे जीवनदाता हैं, उनके प्रति हमारा फ़र्ज बनता है। और शास्त्री जी फिर वहाँ से दवा लेकर चले जाते हैं और उनकी सेवा में फिर से संलग्न होते हैं। प्रेमचंद को हम बार बार देखते हैं कि प्रेमचंद मनुष्य के बीच में जो टकराव है, उस टकराव के जो कारण है, जो घटक हैं, जाति व्यवस्था हो, चाहे अमीरी गरीबी हो, चाहे और कोई चीज़ हो, उसको तोड़ते हैं और एक इंसान से इंसान के व्यवहार को बहुत सहज बनाकर पेश करते हैं। पहली वाली जो मंत्र कहानी है, उसमें भी प्रेमचंद इस तरीके से माने करते हैं कि जो डॉक्टर चड्ढा अपनी अमीरी के जोम में भगत के लड़के को नहीं देखते और उसका बेटा मर जाता है, और जब डॉक्टर चड्ढा के लड़के को खुद ही कैलाश को सांप काट लेता है, और भगत को जब ये खबर मिलती है तो कैसे अपने घर से उहापोह में है कि जाएं कि न जाएं, और वो अपने मन को समझाता है। और उसकी पत्नी कहती है कि तुम तो जाना चाहते हो। तो उसने कहा मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो इसलिए थोड़े जाऊंगा कि जिन्होंने मेरे लिए कांटा बोया मैं उनको फूल बोता फिरूं। लेकिन उसका मन मान नहीं रहा है। वो सोच रहा है कि बुढ़िया सोए तो मैं चलूँ, तो वो सोच रहा है मैं, लेकिन खैर बुढ़िया सोती है और वो निकल जाता है। वो कहता है थोड़ी दूर जाने के बाद कि मैं क्यों जा रहा हूँ, तो कहा मैं केवल इसलिए जा रहा हूँ कि मैं देखूँगा कि बड़े लोगों के यहाँ जब मौत होती है तो कैसे रोते हैं, हमारी ही तरह पछाड़ खाते हैं या चुपचाप सह जाते हैं। और इस प्रकार जो है वे बने जाते हैं, उनका भगत जाता है और चड्ढा के लड़के को ठीक करता है। उसने अपने जीवन का जो श्रेष्ठ जो है, जो सांपों का मंत्र है, वो किसी को जीवन दान देने में लगाता है। वो चड्ढा की तरह ये नहीं कहता कि यह समय मेरे गोल्फ खेलने का है और मैं उसको देखूंगा नहीं। तो प्रेमचंद अमीरी गरीबी, जाति, समाज, धर्म, भाषा, बोली, तमाम सारी चीज़ों को, पद को नकार कर इंसानियत को रखने वाले साहित्यकार हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो कि आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। आज हमारा समाज बहुत ही क्रूशियल दौर से गुजर रहा है। सामासिकता उसकी खत्म हो रही है और सांप्रदायिकता इतनी तेज़ बढ़ी है कि वो फासिस्ट स्वरूप उसने अख्तियार कर लिया है, और फासीवादी ताकतें किसी न किसी तरीके से इस समाज को बांट कर अपने को ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश में हैं। और उन्होंने हमारे भीतर की वो जो मानवीय जो गरिमा थी, जो बोध था, जो व्यवहार था, वो सबको क्षति पहुंचाई। मैं इस संदर्भ में कहना ये चाहता हूँ कि बहुत पहले लगभग 1883 के आसपास, जब प्रेमचंद बहुत छोटे रहे होंगे, तो उस समय देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति के 6 भाग, ये बहुत चर्चित हुए। लोग पढ़ने के लिए खुद जो है भूमिका में खत्री जी लिखते हैं
कि एक समय ऐसा था कि प्रेस से अभी किताब छपी नहीं, लेकिन वहाँ भीड़ लगी रहती थी। लोग पैसा दे के कहते थे कि 1 कॉपी मुझे चाहिए, 10 कॉपी मुझे चाहिए। लोग पढ़ते थे पागलपन के साथ। आप चंद्रकांता को देखिए, वो अय्यारों की यानी चालाक लोगों की, और ऐसे चालाक लोग जो हर फन में माहिर हैं। किसी को जड़ी सुंघा देते हैं, किसी को कुछ सुंघा देते, बेहोश करके उसको गठरी लाद के ले जाते हैं, कहीं रख देते हैं और फिर वो निकलते हैं, तरह तरह के भेष बदलते हैं। उनमें क्रूर सिंह है, और उसमें क्रूर सिंह के 2 जो है अहमद और दूसरा एक और नाम याद नहीं आ रहा है, वो 2 अय्यार हैं। उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जगह जगह जो तमाम सारे पात्र हैं, जैसे बद्री सिंह अय्यार हैं या जगन्नाथ पंडित या कुछ ऐसे जो अय्यार हैं, उनको तो बहुत सम्मान और श्रद्धा से याद किया जा रहा है। लेकिन जहाँ मुसलमानों की बात आती है, वहाँ उनके प्रति नफ़रत और हिकारत दिखाई पड़ती है। एक प्रसंग के तहत यह है कि चंद्रकांता के पिता की फ़ौज में लगभग 2000 मुसलमानों का जिक्र है कि वे हैं उसकी फ़ौज में। लेकिन अहमद एक जगह कहता है क्रूर सिंह से कि ये हमारे कहने में है, और यह बात केवल अहमद के विश्वास और भरोसे की नहीं है, बल्कि इनके जो चंद्रकांता के पिता हैं वो भी इस बात को मानते हैं। तो मेरे मन में ये सवाल उठा कि ये जानने के बावजूद कि मुसलमान हमारे प्रति वफादार नहीं हैं, उन्होंने सेना में उनको क्यों रखा। एक प्रसंग के तहत जो है हुआ ये कि चुनार के किले पर चढ़ाई के दौरान ये हुआ कि मुसलमानों को पहले लड़ाओ, अगर वो न लड़ें तो पीछे से तोप से उन पर हमला कर दो। तो इस तरीके से जो विद्वेष की भावना है, उस दौर में विद्वेष की भावना, जब हिंदी को पढ़ने के लिए, उपन्यास को पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीख रहे थे और एक संस्कृति बन रही थी, उस दौर में एक समाज के प्रति जो एक विद्वेष था, प्रेमचंद ने उस विद्वेष को जिस ऊंचाई पर जाकर, साहित्यिक ऊंचाई पर जाकर तोड़ा है और नए मूल्यों को जिस तरह की स्थापना की है, प्रेमचंद हमारे लिए वहाँ महान है। प्रेमचंद की सबसे उज्जवल कहानी मैं देखता हूँ कि मुस्लिम जीवन पर ईदगाह और पंच परमेश्वर, जिसमें पंच परमेश्वर की बात मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि मानवीय मूल्यों की स्थापना के साथ साथ जो है, प्रेमचंद मानते हैं कि जीवन का अगर हमारे सामने एक कोई वैल्यू नहीं होगा तो हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते, हम मनुष्य नहीं हो सकते, हम कहीं ना कहीं मनुष्यता से गिरकर हमारा जीवन पतित हो जाएगा। एक बहुत गहरी दोस्ती के बीच में एक फैसले की घड़ी आती है, और उस फैसले की घड़ी में भी दोस्त के ऊपर बहुत व्यवहार विश्वास कर रहा है, और उसने कहा कि मेरी तरफ से यह सरपंच हैं अलगू चौधरी, और जब जुम्मन शेख की खाला भी कहती हैं कि मेरी तरफ से अलगू चौधरी हैं, और वो भी कहते हैं। अब अलगू चौधरी के सामने एक तरफ दोस्ती है, दूसरी तरफ न्याय है। उन्होंने कहा कि आज अगर मैं ऐसा करता हूँ कि कह दूँ कि खाला का कोई हक नहीं बनता है जुम्मन शेख के ऊपर भरण पोषण का दावा करने का, तब तो ये बात हो जाएगी कि मैं जुम्मन का दोस्त था और मैंने इसलिए कह दिया। लेकिन यह तो इंसानियत को बहुत नीचे ले जाकर खड़ा कर देगा, ये तो गिरा देगा, पतित कर देगा। और न्याय की बात यही है कि अगर जुम्मन शेख ने अपनी मौसी की संपत्ति की शर्त पर ली है कि बुढ़ापे में मरने तक उनका भरण पोषण करेंगे, तो ये जुम्मन शेख का फ़र्ज बनता है, और इस फ़र्ज के लिए हमको उनको मजबूर करना चाहिए। और अलगू चौधरी जो फ़ैसला देते हैं, वो फ़ैसला यह था कि वसीयत के समय खाला को वचन दिया था जुम्मन शेख ने कि आजीवन उनका भरण पोषण करेंगे, तो यह दायित्व उनका है, अगर वे इससे मुकरते हैं तो उस वसीयत को रद्द समझा जाए। और यह फैसला निश्चित रूप से जुम्मन शेख के ऊपर पहाड़ गिर जाने के जैसा फैसला था। यह एक ऐसी जिम्मेदारी से उनको, जिससे वो भाग रहे थे, उसको निभाने का फैसला था। और सबसे बड़ा दुख उनको इस बात का हुआ कि जिस अलगू चौधरी की खाई हुई रोटी को बड़े प्रेम से खाते थे, वह अलगू चौधरी तो हमारा शत्रु निकला। उसने तो हमारे साथ दोस्ती का कोई फ़र्ज ही नहीं निभाया है। तो बहुत ही गड़बड़ मामला है, और दोनों के बीच में तलवारें खिंच जाती हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। अलगू चौधरी अपने फैसले के कारण दब जाते हैं कि अरे पता नहीं हमने क्या किया, पछताए होंगे, जो भी होगा। लेकिन जुम्मन शेख तो एकदम समझ लीजिए आग बबूला और मौके की तलाश में है, और यह मौका देखिए कि कहानी में आता है। प्रेमचंद की कहानियों का यही जो बुनावट है उनकी, और जो उनका शिल्प है, एक घटना के बाद दूसरी ऐसी घटना ले जाते हैं जो मनुष्यता का या जिस मूल्य की वो स्थापना करते हैं उसका चरमोत्कर्ष आता है। तो वो होता यह है कि जुम्मन शेख
भी एक जगह फैसले के व्यक्ति होते हैं, सरपंच होते हैं। समझू साहू नाम के एक बनिए ने अलगू चौधरी का बैल ले लिया। एक बैल मर गया तो एक ही रह गया, और उन्होंने कहा कि ये मुझे दे तो बैलगाड़ी से खींचूंगा। और उन्होंने दिन रात उससे बैलगाड़ी खींचना शुरू किया। शहर से सामान ले आते, देहात से कुछ लाद कर ले जाते, और कभी भी खाने के नाम पर उसके सामने सूखे भूसे के अलावा कुछ नहीं रखते। धीरे धीरे वो जो है जर्जर हो गया बैल, और एक दिन आते हुए एक गड्ढे को पार करते हुए जो वह गिरा तो मर ही गया। तो उधार दिया हुआ वह बैल जब मर गया तो अलगू चौधरी ने पैसे के लिए तकादा किया। तो उन्होंने कहा कि समझू साहू ने कि अब तो बैल मर गया, अब तो मैं पैसा नहीं दूंगा। फिर जो है देखिए कि पंचायत जुटी। समझू साहू से कहा गया कि सरपंच चुनिए किसको। तो समझू साहू ये जानते थे कि इस समय अलगू चौधरी का सबसे बड़ा शत्रु तो जो है जुम्मन शेख ही हैं। तो क्यों न जुम्मन शेख को सरपंच बना दिया जाए, ताकि वो अपना बदला भी ले लें और हमको देना भी ना पड़े कुछ। तो हुआ यह कि अब अलगू चौधरी को भी मन महसूस कर ये कहना पड़ा कि मेरी भी तरफ से जुम्मन शेख ही सरपंच रहेंगे। मन तो उनका दबा हुआ है, उनको लग रहा है कि आज तो बदला लेकर रहेंगे, लेकिन जुम्मन शेख प्रेमचंद के जुम्मन शेख हैं, और प्रेमचंद के जुम्मन शेख कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते। तो वो सोचते हैं कि यदि हमारे दोस्त ने हमारे मामले में जब ये सरपंच के पद पर बैठते हुए जब उसने कहा कि न्याय की बात करनी चाहिए, तो क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि आज मैं सरपंच हूँ और मैं एक अपने बदले के लिए मैं गलत फैसला दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे दोस्त ने अगर इतना बड़प्पन दिखाया, अपनी दोस्ती को दांव पर लगा दिया, तो मैं भी मैं भी अन्याय नहीं होने दूंगा। और उन्होंने कहा कि जब समझू साहू जुम्मन का अलगू चौधरी का बैल ले गए थे तो बैल बहुत तंदुरुस्त था और चलता था। उसको दिन रात इन्होंने जोता, खाने के नाम पर उसको सूखा भूसा दिया, और जब मर गया तो बेईमानी करने लगे। और सरपंच के रूप में मेरा यह फैसला है कि समझू साहू को बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को देना पड़ेगा। कहानी यहीं खत्म हो जाती है और फिर से दोनों दोस्त मिल जाते हैं। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, हिंदू और मुसलमान के भीतर इतना बड़ा विश्वास, और एक ऐसा अवसरवादी आदमी जो बाद में हम देखते हैं कि जो कारपोरेट के रूप में हमारे सामने दुर्धर्ष तरीके से बना हुआ है, जो पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था और अदालतें अपने हाथ में रखता, अपने काबू में रखता है, वैसे एक व्यक्ति को जो कि बेईमानी पर पैर रखे हुए है कि जुम्मन शेख की दुश्मनी का भी फायदा वो उठा लेना चाहता है, प्रेमचंद ऐसा नहीं होने देती। यह प्रेमचंद की ताकत है। प्रेमचंद गरीबी को, बदहाली को, तकलीफ़ को इस तरीके से चित्रित करते हैं कि हम लगातार देखते हैं कि उनकी कहानियाँ जब ऐसे सूक्ष्म विवरणों के साथ चलती हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से वो उसको घटित करते हुए ले चलते हैं और एक ऐसा मूल्य स्थापित करते हैं जिसके आगे सारे के सारे सुख छोटे पड़ जाते हैं। ईदगाह एक ऐसी कहानी है, कहानी का कथानक सब लोगों को पता है, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक बच्चे के मनोविज्ञान और दादी के साथ उसका जो संबंध है, उसके हाथ जलने की जो उसकी चिंता है, और तमाम अपने को, जैसे आप ये देखिए कि प्रेमचंद केवल हामिद की कहानी नहीं कह रहे हैं, वो हर उस गरीब की कहानी कह रहे हैं जो बाज़ार से तो गुजरता है, लेकिन बाज़ार से गुजरता है लेकिन वो ज़रूरत की वही चीज़ खरीदता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो ना मिठाई खरीदता है, ना खिलौने खरीदता है, ना कपड़े खरीदता है। मीर का शेर है कि बाज़ार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। तो बाज़ार से गुजरना और ख़रीदार नहीं होना अमीर मीनाई का संभवतः शेर है कि ये बहुत बड़ा कंट्रास्ट पैदा करता है, जो कंट्रास्ट हो सकता है कि आदमी की निष्प्रियता का, आदमी की उदासीनता का भी रूपक हो सकता है, और गरीबी का तो निश्चित रूप से ही होगा। तो प्रेमचंद को हम इस रूप में देखते हैं। प्रेमचंद ने गोदान के रूप में जिस तरीके से किसान जीवन को चित्रित किया है और किसान जीवन की उस विभत्सता को अंततः उन्होंने दिखाया है कि कैसे एक जो मैंने किसान की चालाकी को दिखाया है, उसमें भोला से गाय लेने के लिए होरी जानता है कि इसकी कमजोरी है, इसकी पत्नी मर गई है, इसको एक पत्नी की ज़रूरत है, तो कहता है मैं अपनी ससुराल गया था तो एक विधवा औरत है, और भोला बहुत मैंने खुश हो जाता है, कहता है कि अरे भैया आपके यहाँ कोई दुहान वहान तो है नहीं, आप इसमें से कोई गाय ले लीजिए। तो मैंने होरी की निगाह तो एक बढ़िया गाय पर है, उसकी कहता है कि कौन सी दूँ क्या पता,
और जो है वो उसके बाद वो कहता है कि ये गाय ठीक रहे, यही ले लूँ क्या? तो वो भोला खुशी खुशी दे देता है। गाय लेने के बाद होरी को लगता है यार मैंने सौजन्यता का फ़ायदा उठा लिया, तो क्या करूँ? तो वो जो है कहता है कि आपके यहाँ भूसा वूसा तो नहीं होगा, और ऐसा है कि चलिए भोला भैया हमारे यहाँ से कुछ भूसा ले आइए ताकि आपके बैलों को और आपकी गायों को भूसा मिले। अब वो माने किसान के भीतर की छोटी सी बेईमानी और उसके उहापों, उसके नैतिक जो है उच्छ्वास और नैतिक तौर पर जो उसका जो सोचना है कि वो गिर गया अपने उस माने मनुष्यता से, अपनी ईमानदारी से गिर गया, बेईमानी कर ली उसने, उन सब चीज़ों का जो चित्रण प्रेमचंद करते हैं वो अनूठा चित्रण है। प्रेमचंद ने एक बहुत बड़ा कैनवास जो है गोदान को में लिया। एक तरफ उस शहरी जीवन है, एक तरफ देहाती जीवन है, और एक जगह तो मालती जो कि मेहता के साथ जो है जो उसका प्रेम है, वो कह रही है कि जब वो होरी के यहाँ गई और धन्या और तमाम दूसरे लोगों से जब वो मिली तो उसने कहा कि भाई हम लोग कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमको बहुत विशिष्ट बनाती है कि हम सारे विशेषाधिकारों का भोग करते हैं, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जिससे कि ये सारे किसान भुखमरी के स्थिति में रहते हैं और इनको कुछ नहीं मिलता। हमने देखा कि प्रेमचंद ने पलायन का और नकदी का और ज़मींदारी शोषण का, सूदखोरी का, ऐसी कौन सी प्रथा है जिसको उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों का विषय नहीं बनाया। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि प्रेमचंद ने बहुत लिखा। प्रेमचंद का एक बहुत बड़ा जो है एक कैनवास था, लेकिन प्रेमचंद कुछ मामलों में, जैसे आप देखिए कि प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ जैसे वो अंततः मनुष्य को पश्चाताप की तरफ ले जाती है। एक कहानी है नेऊर। नेऊर में एक किसान है जो कि पहले तो ठगा जाता है लेकिन फिर वो ठग बनना चाहता है। एक साधु ने उसके घर की सारी संपत्ति ले ली और तब उसने कहा कि मैं भी जो है यही करूँगा, साला हमारी कोई संपत्ति उठा ले जाए तो ये तो साधु होकर ठगने का तो बहुत। अब वो साधु बन जाता है। देखिए हमारे यहाँ कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि जिस पद पर हैं, जैसे विजयदान देथा की बहुत मशहूर कहानी है बड़ा भाण तो बड़ा भाण, या रिजक की मर्यादा, कि जब हमने वो रूप रखा, जब हम सेनापति के रूप में सेना के माने दुश्मनों के समक्ष लड़ने गए तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको लड़ते हुए उनको या तो मार भगाएं, ख़त्म करें, जीत लें, या तो फिर जान दे दें, यही हमारा। तो वो ये है कि जब वो नेऊर जो है वो कंठी माला लेकर और गेरुआ पहन कर जब जाता है और एक दिन उसके यहाँ एक बहुत संपन्न महिला आती है और अपनी सारी संपत्ति उसके सामने रख देती तो कांपने लगता है। उसको लगता है इतनी बड़ी बेईमानी कैसे कर सकता हूँ। छोटी मोटी बेईमानियाँ तो वो कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बेईमानी का भी मतलब यही है कि अगर 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक कोई है तो हो सकता है वो 40,000 करोड़ की बेईमानी कर सकता है, लेकिन जिसकी औकात 500 रुपये की है वो 100-200 रुपये से ज़्यादा बेईमानी, 10-20 रुपये से ज़्यादा बेईमानी नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसकी माने उसका फैलाव नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था नहीं है। और इसको प्रेमचंद जो है बहुत करीने से हमारे सामने करते हैं और कई रूपों में। प्रेमचंद को वही हम देखते हैं कि आज कहानी मर गई है हिंदी की, वो रोचकता नहीं है, वो भाव नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उस तरह के विषय और ट्विस्ट नहीं हैं जो हमारे समकालीन जीवन को व्यक्त कर सकें। तो प्रेमचंद से हम कई रूपों में सीख सकते हैं, लेकिन प्रेमचंद की बहुत गंभीर और बहुत सधी हुई आलोचना भी होनी चाहिए, इस अर्थ में कि प्रेमचंद अपने समय की बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ थे। जो समय प्रेमचंद का है वो समय डॉक्टर अंबेडकर का भी है। 1931 में पूना पैक्ट हुआ और उस समय प्रेमचंद एक बहुत सिद्धहस्त कहानीकार थे और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित जो चेहरा था गांधी, जिसको अपनी कहानियों का एक नायक चित्रित करते हैं वो मैंने अपनी तमाम सारे उपन्यासों में उनके विचारों से। अब हमको याद है कि नशा नाम की एक कहानी है जिसमें गांधी का भक्त बनकर जो है वो ईश्वरी के यहाँ जाता है नरेटर, और उसके बाद जो है वो मैंने वहाँ एक ज़मींदार आता है और उसका पाँव दबाने लगता है। तो एक ऐसा आदमी जो एक ऐसा युवा जो बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से एक ज़मींदार के घर गया है, उसके वैभव के बीच में वो भी वैभवशाली अपने को महसूस करता है और सम्मान पाने के लिए वो गांधी का भक्त
के तौर पर, वॉलंटियर के तौर पर वहाँ जाना जाता है। तो एक ज़मींदार कहता है, आकर उसका पाँव दबाने लगता है कि गांधी जी जब स्वराज ले लेंगे तो हम लोगों की ज़मींदारी तो ख़त्म हो जाएगी, तो आप ऐसा कीजिए कि कम से कम गांधी जी से हमारी जो है क्या बोलते हैं, सिफारिश कर दीजिएगा कि हमको उतना नहीं, हमारी सब कुछ नहीं चला जाए, कुछ तो बचा रहे। और उसके बाद कहानी को तो प्रेमचंद दूसरे मोड़ पर ले गए कि बाद में छुट्टी ख़त्म होने के बाद जो है किस तरीके से वो नशा टूटता है, जो अमीरी का नशा है, दूसरे की अमीरी का, खुद को जीने का जो नशा है। और भी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ हैं, मुझे क्रमशः याद आ रही हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रेमचंद को हमारे जीवन में उनको कोई खारिज नहीं कर सकता। खारिज करने का तात्पर्य है कि अपने अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहिए। लेकिन प्रेमचंद जिस चुनौती को पेश करते हैं कि उन्होंने एक बड़े कैनवास में कहानियाँ और उपन्यास लिखे, लेख लिखे, तो और जिन घटनाओं की लगभग उन्होंने वो गलती की, धर्मवीर की आलोचना पढ़ते हुए तो प्रेमचंद को पूरी तरह से हम देखते हैं कि वो दोहरे चरित्र के व्यक्ति थे। लेकिन हमको थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि लेकिन एक चीज़ यह है कि प्रेमचंद जिस रूप में भी रहे हों, प्रेमचंद जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उस जाति का सामान्य लोगों के बीच में इतना गहरा उनका मुशाहिदा, उनका दृष्टिकोण, उनका मैंने उन चीज़ों को पकड़ना, कई बार विश्वसनीयता के बहुत बड़े पैमाने पर प्रेमचंद को हम देखते हैं। सवा सेर गेहूँ का शंकर हो, चाहे पूस की रात का हल्कू हो, किसानों की वह व्यथाएं जो धार्मिक कारणों से धार्मिक कारणों से और आर्थिक कारणों से वो लगातार लाचारी में हैं, जो इलियनेशन उनका है, जो अपने से बेखुदी है, बेजारी है, जिसको कार्ल मार्क्स कहते हैं इलियनेशन, कि जब आदमी काम करते करते थक जाता है तब उसको ये नहीं पता होता कि जो परिणाम आया है उसको कौन ले जा रहा है, बस वो काम करता रहता है और जीता रहता है। उसमें इतना यंत्र होना, प्रेमचंद उस लेवल तक जाकर जो है चीज़ों को घटित करते हैं, देखते हैं। मैं कई बार मैं खुद ही प्रेमचंद की आलोचना करता हूँ और कई बार ये देखता हूँ कि जो उन्होंने लिखा है, उनकी कहानी है सुजान भगत, प्रेमचंद की कहानी सुजान भगत, जिसमें सुजान भगत जो है किसान है। और वह जो है एक बार क्या हुआ कि जब उसके खलिहान में कटाई उटाई हो गई, मड़ाई उड़ाई हो गई, तो एक मांगने वाले आदमी को उसने 2 पलरा गेहूँ, पलरा एक वो होता था हमारे सामने, दौरी, पलरा और चंगेरी, इस तरह की चीज़ें होती थी किसानों के जीवन में। अब लोगों को नहीं पता, उसका मैंने जो है स्थानापन्न मैं नहीं बताऊँगा। तो वो 2 पलरा जो है गेहूँ उसको दे देता है और उसका लड़का आके जो है वो उसका हाथ थाम लेता है कि ये कैसे दे रहे हैं, हम लोगों ने क्या मेहनत नहीं की, सब आप ही का है। और यह बात सुजान भगत को लग जाती है, सुजान भगत को लग जाती है। सुजान भगत एकदम से कहता है कि नहीं, अभी मेरा पौरुख मरा नहीं है, और वह एकदम से बदलता है और पूरा का पूरा खेत जो है वो इतना तेज़ी के साथ इतनी ज़्यादा मेहनत करता है कि बहुत उपज होती है, लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। और फिर से दृश्य वहीं आता है कि खलिहान में मड़ाई हो गई है और सारा अनाज इकट्ठा है, और एक आदमी मांगने आया, सुजान भगत ने उसकी पूरी उसमें रख दिया, उसको अंदाज़ा है, मैंने उसको इस बात का वो तो आश्चर्य से और मैंने संकोच से मरा जा रहा है कि इतना तो हमको किसी ने दिया नहीं, झिनझिनाते दुराते हुए किसी ने 10 मुट्ठी दे दी, लेकिन ये तो पूरा हमारा चादर ही भर दिया इसने और बांध दिया, कहा कि लो ला दो और लेके जाओ। तो कह रहा ये तो बहुत ही जो है भारी है, कैसे जाएगा? तो कहता है कहाँ रहते हो? तो उसको पहुँचाने जाता है। मैं थोड़ा सा डिफ़र इसलिए करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि श्रमजीवी समाज का कोई भी सदस्य इस कहानी को सहज तरीके से नहीं लेगा। निश्चित रूप से यह बहुत ही उदार हृदय की कहानी है, लेकिन हमको लगता है कि हराम की खाने वाले, भीख मांग कर खाने वाले लोग काम क्यों नहीं करते हैं। और सुजान भगत को क्या पड़ी है कि वह उसके पूरे चादर को गेहूं से भर दे, बांधे और धो कर ले जाए। लेकिन मैं एक तरफ देखता हूं कि पिछड़ों का जो समाज है, जो अपनी उदारता को गलत तरीके से गलत जगह पर वो हर बार जो है ब्राह्मण को दान देता है और मंदिरों में दान देता है, लेकिन वह शिक्षा और दूसरी चीज़ों पर कोई खर्च नहीं करता। आप सांस्कृतिक रूप से कुछ कीजिए, उसकी कंजूसी का आलम यह है कि वो बड़ी मुश्किल से हिकारत से 10-20 रुपये ही खर्च करता है, लेकिन अगर उसको हवन या दुर्गा पूजा या सरस्वती पूजा के नाम पर चंदा देना हो तो 11,000 से कम वो खर्च करने में अपनी तौहीनी समझता है। तो इस तरीके से प्रेमचंद उस प्रवृत्ति के भी कथाकार हैं जो आने वाले दिनों में होती है।
और भी बहुत सारी कहानियाँ, जो स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर कहानियाँ, उनके जो कैरेक्टर हैं, नोहरी है, और नोहरी तो एक ऐसा कैरेक्टर है जो विधवा स्त्री है, और जब मैंने वॉलंटियर्स को मैंने पकड़ने पुलिस आती है तो सबसे पहले गिरफ्तारी देने जा रही है। इसी तरीके से मैकू है, जो ताड़ी बेचता है पहले, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन होता है। विदेशी साड़ियों, मैंने प्रेमचंद की जो 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 धारा है, प्रेमचंद दरअसल बहुत विविधता वाले कैनवास पर हैं। प्रेमचंद ने एक तरफ तो स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर जो उच्छ्वास है, जो मनोवेग है, जो आदमी की भावनात्मक जुड़ाव जो उससे है, उसको वो बहुत ही उत्साह से चित्रित करते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेमचंद समाज के उस हिस्से से जो अभी आज़ादी की मांग नहीं कर रहा है, जो अभी तमाम सारे यहाँ के शोषकों का शिकार है, शोषकों के शोषितों का भी शोषित है, उसके तरफ जब प्रेमचंद जाते हैं तो प्रेमचंद थोड़ा सा जो है नासमझी के शिकार होते हैं। नासमझी ही नहीं, दुराग्रह के शिकार होते हैं। प्रेमचंद की सबसे दुराग्रहपूर्ण कहानी है कफन, और प्रेमचंद को बहुत छानबीन करके, अभी संजय सहाय ने उनको कूड़ा कहा, मैं संजय सहाय से बिल्कुल सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि संजय सहाय का जो आशय था, शायद संजय सहाय ने सेंसेशनली ऐसा कहा हो, जबकि कहना ये चाहिए कि प्रेमचंद को भी छांट बराकर पढ़ने की ज़रूरत है। उनको भी जो है अलगा कर, उनका विश्लेषण करके अगर आप नहीं पढ़ेंगे, संपूर्ण प्रेमचंद को आप देवता तो बना सकते हैं, लेकिन उस प्रेमचंद में से जो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो महत्वपूर्ण और महान प्रेमचंद का है, उसका आप महत्व नहीं समझ पाएंगे। मुझे लग रहा है कि इस तरीके से हमको प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए, और ये बात बहुत लंबी हो सकती है, बहुत सारी बातें हैं प्रेमचंद को कहने के ऊपर कहने के लिए, लेकिन मैं यही विराम लेता हूँ। प्रेमचंद जयंती पर उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह भरोसा करता हूँ कि हम सारे लोग जो इस दौर में अपने समय को चित्रित कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, प्रेमचंद से बहुत कुछ सीखेंगे और प्रेमचंद की परंपरा को बहुत महान ऊंचाई तक ले जाएंगे। धन्यवाद।